तो आज हमने डिस्कस करना है आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? आइसोजाइम्स एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये कैसे एंजाइम होते हैं जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनकी अमीनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बाज में पोलर अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं या बाज में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिजिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी वजह से हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट उसको एसटीएस पेज के जरिए हम सेपरेट करते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, और जिसका जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो कम ट्रैवल करता है। मसलन ये ऊपर वाला लाइटर है, ये उससे हैवी है, और ये उससे हैवी है, ये उससे हैवी है, और ये सब यूनिट वाला सबसे हैवी है। अब एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। इसके 5 जो है एसोफॉर्म होती हैं। ठीक है, और ये टेट्रामेरिक एंजाइम है। टेट्रामेरिक एंजाइम का मतलब है ये 4 प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, 4 प्रोटीन के सब यूनिट का। अगर आप LDH1 को देखेंगे, इसमें चारों सब यूनिट H होते हैं। LDH2 को देखें, इसमें 3 H और 1 M होते हैं। LDH3 को देखें तो इसमें 2 H और 2 M। LDH4 को देखें तो 1 H और 3 M होते हैं। LDH5 को देखें तो चारों M सब यूनिट मौजूद होते हैं। तो अगर ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल, इसका बैंड सबसे ज़्यादा हैवी आता है एसडीएस पेज के ऊपर, तो आप ये दिल की बीमारी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि LDH1 मायोकार्डियल टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं। LDH2 और LDH1 बहुत ज़्यादा होता है, ये कतरे कम होता है। ठीक है, ये LDH2 और LDH3 जो है ये लुकेमिया के टिश्यू में ज़्यादा होते हैं। LDH4 और 5 जो है, ये 5 जो है मसल्स के अंदर और जो है ना लिवर के टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर LDH1 का लेवल बढ़ता है तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ इशारा करता है, और अगर LDH3 का लेवल बढ़ता है ल्यूकेमिया की तरफ इशारा करता है, और अगर इन दोनों में से किसी का लेवल बढ़ता है तो मसल डिस्ट्रॉफी या मसल की कोई डिजीज़ है या लीवर की डिजीज़ की तरफ ये इशारा करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना और पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना, NAD को यूज। आगे इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि एसोजाइम जो LDH1 है ये ज़्यादा होता है LDH2 की निस्बत मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। LDH2 और LDH3 जाता है लीवर और मसल डिजीजेस के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अगला है हमारे पास जो आइसोजाइम, वो है क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ये डाइमेरिक एंजाइम है। पहला टेट्रामेरिक था, ये डाइमेरिक है। इसमें एक बी सब यूनिट होता है, दूसरा एम। जो पहला CK1 है, इसमें दोनों सब यूनिट बी होते हैं, यानी कि बी फॉर ब्रेन, एम फॉर हार्ट है, और एम फॉर मसल है। तो ये ब्रेन के टिश्यू में ज़्यादा होगा CK1। CK2 मायोकार्डियल टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो 8 घंटे बाद इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, 4 से 8 घंटे बाद। ठीक है, CK3 ये मसल रेट कम होता है, इसका इससे ज़्यादा होता है, और ये सबसे हैवी होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका बैंड सबसे ज़्यादा थिक आता है SDS पेज के, हम कहते हैं कि वो ये वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो 5% एक्टिविटी होती है फास्फोकाइनेज की लिवर के, सॉरी मायोकार्डियल टिश्यूज के अंदर। तो जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है तो CK2 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और 4 से 8 घंटे बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है आफ्टर द चेस्ट ऑफ ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन के बाद 4 से 8 घंटे बाद लेवल बढ़ जाता है और 24 घंटे बाद पीक पे चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो भी डिजीज होगी वो बैंड सबसे ज्यादा थिक आएगा।
आगे फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, ये हम किसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए यूज। एस्टाजोलामाइड हम यूज करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट के लिए, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन और ये डायरेटिक है। एलोप्रिनोल यूज करते हैं गाउट डिजीज के अंदर, यानी कि जब आपके जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम यूरेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और वो करते हैं, तो ये क्यों होता है? ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो डिसऑर्डर होता है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो यूरिक एसिड का जो लास्ट एंजाइम है, जो ज़ैंथीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ज़ैंथीन को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड के अंदर। तो एलोप्रिनोल, ये जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, ये ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम ब्लॉक कर दें एलोप्रिनोल ड्रग्स को यूज़ करते हुए, तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा और जो है पेन नहीं होगा घुटनों के अंदर। ये एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, अगर परमानेंट इनहिबिटर होते तो डेथ हो जाए, ठीक है। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यानी कि अगर आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर इनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फिर जो सार का दर्द है वो उससे राहत मिल जाता है। कैप्टोप्रिल जो है आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, ये एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है, ठीक है। इसलिए इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन को ये कम करती है। मेप्राजोल क्या करती है? ये जो प्रोटॉन पंप होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और रिड्यूस करती है एसिडिटी को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। मेप्राजोल, और आजकल नया आ रहा है एसोमेप्राजोल, तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है, उसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा होती है मेप्राजोल से, ठीक है। लाइक नेक्सम 20 या नेक्सम 40, उसमें एसो और ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन को ज़्यादा ब्लॉक करती है। फेनिल जाइन जो है ना, मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, और ये एंटी डिप्रेसेंट है, ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर यूज होती है फेनिलजीन, और ये मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है वारफेरन, ये ग्लूटामेट को जाके इनहिबिट करती है, और ये एंटीकोगुलेंट के तौर पर, अगर ब्लड क्लोटिंग ज़्यादा हो रही हो तो फिर वारफेरन देते हैं ताकि क्लोटिंग ना हो। रोल ऑफ एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, तो जो कुछ एंजाइम है, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर जब कोई डिजीज होती है, ठीक है। तो हम उन एंजाइम को देखें जो है बढ़ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर अगर कोई डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है या स्यूडो कोलिन एस्टेज है, ठीक है, ये जो हैं वो बढ़ जाते हैं जो है किसके अंदर, अगर कोई डिजीज हो गई है। ब्लड कोगुलेशन एंड ब्लड क्लॉट डेसोल्यूशन के लिए ये दोनों एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। ये ब्लड अगर कोगुलेशन ज़्यादा हो रही है, ब्लड क्लॉट को हमने डिसोसिएट करना है, अलग-अलग करना है, तो फिर हम ये एंजाइम यूज करते हैं। तो बारी बारी कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को स्टडी करने के लिए या कोई डिजीज के स्टेटस को चेक करने के लिए एंजाइम को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखें कि जो असेसमेंट ऑफ सेल डैमेज एंड प्रोलिफरेशन को चेक करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं। द रेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एट विच द डैमेज इज occurring। अगर डैमेज ज़्यादा है तो ज़्यादा रिलीज होंगे, अगर डैमेज कम है तो कम रिलीज होंगे एंजाइम, ठीक है। तो ये जो है ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जो ज़्यादा इफेक्ट होगा उसके लिहाज से ये रिलीज होंगे। एज है, प्लाज्मा ये जो AST है, ठीक है, ये न्यूनेटल के अंदर हायर होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट,
इसी तरह अल्कलाइन फास्फेटेज को देखें, चिल्ड्रन में ये हाई होता है, ठीक है, देन अडल्ट, और पीक हो जाता है पुबर्टल बोन ग्रोथ स्पर्ट बिफोर फॉलिंग टू अडल्ट लेवल। यानी कि चिल्ड्रन में अल्कलाइन फास्फेटेज ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। सेक्स, कुछ जो है ना एंजाइम वो मेल के अंदर ज़्यादा बनते हैं, मोस्टली मेल के अंदर ज़्यादा बनते हैं और एज कम्पेयर टू फीमेल। फॉर एग्जांपल गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये जो है ये मैन के अंदर ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखें तो अल्कलाइन फास्फेटेज जो है वो बढ़ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल एसोजाइम। ये प्लेसेंटल एसोजाइम है जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं ये जो सेवरल एंजाइम है सच एज ट्रांसमाइनेजेस, ये लीवर के जो एंजाइम है, और क्रिएटिनिन काइनेज, ये मॉडरेटली राइज कर जाते हैं लेबर के दौरान और स्ट्रीनस एक्सरसाइज यानी कि हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको फिनाइल कीटोन यूरिया करा देता हूँ, जिसमें जो मोस्टली जो आइज हैं वो एक साइड से वो बेंगी सी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं, और अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, मेंटल कैपेबिलिटीज कम होती हैं इसमें, ये हम पहले कर चुके हैं। तो बहरहाल रोल ऑफ एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो जो अमाइलेज है ये पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियाज की इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। पैरोटाइटिस भी पैंक्रियाज की इन्फेक्शन में ये दोनों अमाइलेज और अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है अमाइलेज बढ़ जाता है इसमें। कोलिन एस्ट्रेस ये जो है लीवर में डिक्रीज हो जाता है, रेज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, जब किडनी की डिजीज होती है तो इसका लेवल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। लाइक रिकट हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, पेजेट्स डिजीज हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट, सार्कोमा एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये जो हड्डियों का कैंसर होता है या जॉन्डिस है, इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज बढ़ जाता है, मेटास्टेसिस कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टेट टिश्यू भी हम मेजर करते हैं। ये पेजेट डिजीज ऑफ बोन के लिए भी इसमें लेवल बढ़ जाता है एसिड फास्फेटेज का। प्रोस्टेट कैंसर को चेक करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST या S-GOT इसको कहते हैं, ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा AST जो है वो कार्डियक मसल फाइबर के अंदर भी ज़्यादा होता है, तो जब कोई दिल की बीमारी होती है तो वो लीक आउट होता है। इसके अलावा ये लिवर के टिश्यूज़ के अंदर भी होता है, तो हेपेटाइटिस में भी AST का लेवल बढ़ जाता है। अल्कलाइन एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज या SGPT, ये इसका लेवल बढ़ जाता है लिवर डैमेज के अंदर। ये लिवर का खास एंजाइम है। ALT का लेवल हम मोस्टली चेक करते हैं लीवर की डिजीज को चेक करने के लिए, खासकर हेपेटाइटिस के अंदर इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, या लिवर सिरोसिस के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम डिटेल में स्टडी अभी अभी कर चुके हैं। इसमें LDH1 का लेवल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ता है, LDH3 का और 2 का लेवल ल्यूकेमिया के अंदर बढ़ता है, और LDH5 का लेवल बढ़ता है मसल डिस्ट्रॉफी या लिवर की डिजीज में। एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज का लेवल बढ़ जाता है जब डैमेज होता है लिवर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के जो सेल्स हैं अगर उसमें डैमेज होता है। क्रिएटिनिन काइनेज का हमने पढ़ा था, जो CK1 है वो बढ़ता है ब्रेन की डिजीज में, CK2 बढ़ता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, और CK3 बढ़ता है पेप्टाइडेज, इसका लेवल बढ़ता है कोई भी अगर कोई स्टेसिस की यानी कि जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है। दिस इंक्रीज इन डिजीजेस ऑफ लिवर, बाइल डक्ट्स एंड पेंक्रियास विद कोलेस्टेसिस। ये
ल्यूसीन माइनोपेप्टाइडेज का लेवल बढ़ जाता है। न्यूक्लियोटाइडेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर इन्वॉल्वमेंट में बढ़ जाता है, जॉइंटिस के अंदर बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। ग्लूटाथाइन और रोडक्टेज इसका कैंसर और हेपेटाइटिस में लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करता है। एल्डोलेज इट इज रेज्ड इन ये स्यूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्राफी में इसका लेवल एल्डोलेज का बढ़ जाता है। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज इसका भी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर या हेपेटोबाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। सिरोलोप्लाज्मिन इसका लेवल बढ़ जाता है, ये अब कम जब विल्सन डिजीज होती है, ठीक है, और कॉपर का लेवल भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम है वो एंजाइम मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। टू द बॉडी सरफेस में ये यूज होते हैं, टू बॉडी कैविटी एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये चार जो है वेज हैं इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है। एंजाइम सब्सटीट्यूशन इन डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, इसमें जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें ये हम प्रोटीएजेस दे सकते हैं, लाइपेजेस दे सकते हैं, माइलेजेस दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ एनिमल ओरिजिन के दे सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड माइक्रोबियल ओरिजिन के दे सकते हैं एंजाइम, ठीक है। तो ये जो है ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम देते हैं। थ्रोम्बन जो है ब्लीडिंग को थ्राम करने के लिए हम मेरे देते हैं ताकि जो क्लोटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह द इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू, जब ब्लड की सप्लाई टिश्यू के अंदर इंक्रीज करनी हो तो हम क्या देते हैं, एंजाइम देते हैं जो ब्लड क्लोटिंग वगैरह नहीं होने देते। द एंजाइम कैलिकरीन इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ काइनेंस फ्रॉम देयर प्रीकर्सर काइनिनोजेंस। तो ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। फॉर दिस रीजन कैलिकरीन इज यूज्ड इन केसेस ऑफ impairment of blood supply to the tissue of the extremities and the हार्ट। तो ये इसमें यूज होता है। इसके अलावा हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जब चीज़ का हमने डीप टिश्यू तक पेनिट्रेशन बढ़ानी होती है तो ये वाला एंजाइम देते हैं हाइलुरोनिडेज, क्योंकि ये जो हमारी स्किन है इसके नीचे भी हाइलुरोनिक एसिड की लेयर होती है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम देते हैं ताकि टिश्यू तक फूड की इजी हो जाए। ये क्लाइसिस में भी देते हैं। क्लाइसिस क्या होती है कि जब ज़्यादा फ्लूइड भेजते हैं हम इंजेक्शन के ज़रिए तो उसको हम क्लाइसिस कहते हैं, तो उसमें भी हाइलुरोनिडेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो ये फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन को जो है ना बढ़ाने के लिए हम ये हाइलुरोनिडेज देते हैं। इसके अलावा ये हाइलुरोनिडेज यूज़ होता है स्प्रेन्स के अंदर, हेमाटोमास के अंदर एंड थ्रोम्बो फेलिबैटिस के अंदर ये यूज़ होता है जब थ्रोम्बस बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये हम देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, ताकि अगर कोई क्लोट बना हुआ है, पस फॉर्मेशन हुई है, उसको डिजॉल्व कर सके। ज़्यादा हैं तो टिश्यू को खत्म करने के लिए, ठीक है, हम काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन देते हैं ताकि प्रोटीन उसके अंदर जो मासेस हैं पस की वो उसको डाइजेस्ट करें। इसके अलावा वोंड जो हीलिंग है उसको एक्सीलरेट करने के लिए भी हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन देते हैं। ये जो स्पैरिजिनेज एंजाइम है ये हम देते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एस्पारिजिनेज एंजाइम देते हैं, ठीक है। ताकि एस्पारिजीन जो है ना माइनो एसिड, ये बहुत इम्पोर्टेंट माइनो एसिड है
कैंसर की प्रोलिफरेशन के लिए। तो अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो कैंसर की प्रोलिफरेशन जो है वो कम हो जाएगी। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोटीएज एक्टिविटी रखता है, ठीक है, और प्लाज्मेलोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से लाइसेस ऑफ फाइब्रिन क्लोट, जो क्लोटिंग फैक्टर है वो उसकी लाइसेस होती है, और जो है वो ब्लड तेजी से आगे चलता है। तो ये ओरिजिनेट किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को स्ट्रेप्टोकोकाई से, और ये यूज होता है क्लोट को डिजॉल्व करने के लिए। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत ज़्यादा होता है ताकि जो क्लोट बना होता है उसको डाइजेस्ट कर सकें। ये हम कर चुके हैं कि AST का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट की डिजीज में क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ जाता है। ये CK2 का लेवल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के भी हम कर चुके हैं। ये हार्ट की डिजीज में दिखाया हुआ है कि किस तरह लेवल बढ़ जाता है एंजाइम का, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो है CK लेवल जो है वो 160 यूनिट पर लीटर से बढ़ जाता है, ठीक है, और जो एक्टिविटी होती है CK2 की वो 6% से ज़्यादा हो जाती है ऑफ द टोटल एक्टिविटी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ये सारे एंजाइम जो है बढ़ जाते हैं। AST लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो बढ़ जाता है 1 और 2, CK2 बढ़ जाता है इसमें। डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये मैं बता चुका हूँ कि इसमें CK2 और LDH1 का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये 72 घंटे के बाद तो ये दोबारा नॉर्मल की फॉर्म में आ जाती है, 2 है, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन को चेक करने के लिए दो जो है वो बहुत अच्छे मार्कर ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I, इनका लेवल ये हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही होती हैं और इनका लेवल बढ़ जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो ट्रोपोनिन I है वो 6 आवर्स के बाद 4 to 6 आवर्स के बार जो है वो पीक पे चली जाती है और 28 आवर्स तक ये पीक पे रहती है, फिर ये कम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि 3 दिन तक ये ट्रोपोनिन I आप ब्लड के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीरम ट्रोपोनिन आर मोर प्रेडिक्टिव ऑफ एडवर्स आउटकम्स इन अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन देन द कन्वेंशनल ऐसे ऑफ CK2। न्यू मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा CK2 का लेवल भी चाहिए। मायोग्लोबिन इज अनदर अर्ली मार्कर फॉर द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसका लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये बता रहा है कि CK2 का लेवल किस तरह बढ़ जाता है, ट्रोपोनिन का लेवल किस तरह बढ़ता है। ब्लू लाइन जो शो ये ट्रोपोनिन को शो कर रही है, जो दूसरी ग्रीन लाइट है ये CK2 को शो कर रही है। लिवर प्रोफाइल चेक करनी है तो ये सारे एंजाइम लिवर के डिजीज के अंदर बढ़ जाते हैं। AST, ALT, ALP, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एस्ट्रेज और 5 न्यूक्लियोटाइडेज, इनका लेवल बढ़ जाता है। हैंडलिंग ऑफ सैंपल, ये जो क्लिनिशियन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने ग्लव्स प्रॉपर पहने हों, ठीक है, जो लैब कोट पहना हो, ठीक है, या लंबे जूते पहने हो। तो ये सारी जो जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है, क्लिनिशियन की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें देखे। जो सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल होते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के होते हैं, HIV के होते हैं, ठीक है, वो आजकल कोरोना आ रहा है उसका इम्पोर्टेंट होता है। अनडायग्नोज जाइंटिस उसका इम्पोर्टेंट सैंपल होता है। तो इसमें ये आपको डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए बड़ी केयर के साथ इन सैंपल को आपने हैंडल करना है। आज हम थोड़े से MCQ भी कर लेते हैं। जिंक जो है वो किस एंजाइम का कोफैक्टर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। नॉन कॉम्पिटिटिव characterized by the decrease in Vmax, ये अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। On the third day following onset of the acute myocardial infarction, which enzyme for estimation will have the best predictive value? Lactate dehydrogenase, क्योंकि वो 3 दिन तक बढ़ा रहता है। In liver diseases, following enzyme are increased except
CK2, ठीक है। ALT बढ़ जाता है, AST बढ़ जाता है, न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ जाता है, लैक्टेट एडेनोसिन भी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। हम कर चुके हैं ये भी हम पार्ट 1 में कर। एसिड फास्फेटेज इज रेज्ड इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ये मैंने आपको भी पढ़ाया, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस पढ़ाया था आपको बहुत पहले। तो ब्लड बफरिंग सिस्टम कौन से हैं? बायोकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है, फास्फेट बफरिंग सिस्टम है, और प्रोटीन बफरिंग सिस्टम है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है? बाय रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रीनल मैकेनिज्म में क्या है? बाय द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटॉन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बायोकार्बोनेट। ये एसिड बेस बैलेंस में होता है। आगे जो हमारे पास है डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस। एसिडोसिस में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, 44 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ये क्यों होता है? ये हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, यानी कि जब रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए तब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और पीएच लो। डिजीजेज और न्यूरल डिजीजेज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो जाती है? जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए बाइकार्बोनेट की। तो ये लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस, यूरेमिक एसिडोसिस और डायरिया की वजह से होता है। अब आ जाते हैं एल्कलोसिस की तरफ। एल्कलोसिस में क्या होता है? रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम हो जाती है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। ज़्यादा वेंटिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर आती है। तो हाइपोक्सिया में होता है, न्यूरल डिजीजेज और साइकोलॉजिकल डिजीजेज के अंदर। मेटाबॉलिक डिजीज एल्कलोसिस में क्या होता है? डिक्रीज इन प्रोटॉन, वोमिटिंग, ट्रीटमेंट विद डायूरेटिक्स में ये जाता है। तो ये तो आज का था आपका लेक्चर अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ जो है रोल, क्लिनिकल डायग्नोसिस में एंजाइम का क्या रोल है। हाँ जी, अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग फिर बंद कर देता हूँ।